हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने फ्यूचर्स तक पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम आगे का पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप ऑप्शंस के बारे में और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहां पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब देखिए, ऑप्शन भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बायर होता है, जो ऑप्शन खरीदता है, उसके पास ये राइट हो जाता है कि फ्यूचर जो डेट तय की गई है उससे पहले जो प्राइस तय किया गया है किसी भी एसेट का, चाहे वो स्टॉक हो सकता है, कोई और भी चीज हो सकती है ना। तो मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसकी 100 रुपए वैल्यू तय की गई है। जो वैल्यू तय की गई है ना, इसको स्ट्राइक प्राइस भी बोला जाता है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस तय की गई है फ्यूचर डेट से पहले, जो बायर होता है, जो ये स्टॉक खरीदता है, उसके पास ये राइट होता है कि चाहे वो उसको सेल कर सकता है, चाहे तो उसको सेल नहीं कर सकता। उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होती, यानी जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब उसको ये करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई फ्यूचर लेता है उसमें ऑब्लिगेशन आ जाता है। मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है आपको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे आपका नुकसान हो चाहे फायदा हो, आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होती है, यानी जो भी बायर है, जो ऑप्शन खरीद रहा है, चाहे तो वो स्टॉक को बेचे चाहे वो स्टॉक को ना बेचे, वो उसकी मर्जी होती है। अब इसको आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने रेल की या मूवी की टिकट करवाई है ना, आपने एक टिकट खरीद ली, टिकट के लिए आपने पैसे दिए, पैसे वो जो दिए हैं आपने, वो क्या हो गया, प्रीमियम हो गया एक तरीके का। तो आपने टिकट खरीदी, अब आपकी मर्जी, आप तो मूवी देखने जाए या ना जाए, वो आपकी मर्जी है ना। वैसे ही सेम इसमें भी होता है। ऑप्शन में जो बायर है, जिसने टिकट खरीदी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है ना, अब उसकी मर्जी है वो एसेट को बेचे या ना बेचे, वो उसकी मर्जी है ना। अब अगर उसका फायदा हो रहा होगा तो वो बेच देगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो नहीं बेचेगा, है ना, वो उसकी मर्जी है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में उसके पास ऑब्लिगेशन आ जाता है। अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसके पास ऑब्लिगेशन है, चाहे उसका नुकसान हो चाहे फायदा हो, उसको जो प्राइस तय की गई है, जो डेट पे तय की गई है, उसी डेट पे उसको उसी प्राइस में सेल करना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। तभी तो जो हैजर्स होते हैं वो ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि इसमें सेफ्टी होती है ना। क्योंकि आपने बस एक तरीके का प्रीमियम दे दिया है, प्रीमियम लेके आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब आपकी मर्जी है आपको बेचना है या नहीं बेचना है। आपने अपना जो सारा रिस्क है वो किस पर डाल दिया, स्पेकुलेटर पे, यानी जो रिस्क लेता है ना। अब आपने क्या करा, प्रीमियम दे दिया। प्रीमियम किसको दिया, स्पेकुलेटर को, यानी जो आपके मतलब उसको ज्यादा रिस्क है ना, वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, आपने बस उसको एक प्रीमियम दे दिया। एक तरीके का जो आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, इंश्योरेंस में भी आप प्रीमियम देते हैं, है ना। और आपके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारा पैसा कौन देता है, इंश्योरेंस वाला देता है। सेम इसमें ऐसे ही होते हैं ऑप्शंस में। आपने एक तरीके का प्रीमियम दे दिया स्पेकुलेटर को। अब वो प्रीमियम आपने कहा कि इस डेट में मैं बेच भी सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ, वो आपकी मर्जी। आपको फायदा हो रहा होगा तो आप बेच देंगे, नहीं हो रहा होगा तो नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर आपका फायदा हो जाता है तो नुकसान किसका होगा, स्पेकुलेटर का जो रिस्क ले रहा है। और अगर आपका नुकसान हो जाता है तो फायदा किसका होगा, स्पेकुलेटर का जो रिस्क ले रहा होता है। अब देखिए इसमें फायदा कैसे हो सकता है आपका। इसमें दो तरीके से फायदा हो सकता है। आपने प्रीमियम खरीद के कोई भी स्टॉक ले लिया, अब उसकी वैल्यू बढ़ी तो आपको तो फायदा ही होगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू गिर भी जाती है तो आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उसको खरीदना ही पड़ेगा। आप उसको, अगर वैल्यू नीचे गिर जाए तो आप उसको खरीदने से मना कर सकते हैं। लेकिन आपका बस नुकसान कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम बढ़ा है स्पेकुलेटर को ना, जो स्पेकुलेटर को आपने प्रीमियम दिया, बस आपका उतना ही नुकसान होगा। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे टाटा का स्टॉक है ना, 100 रुपए उसकी प्राइस है। अब आपको लग रहा है कि अगले महीने इसकी 200 रुपए प्राइस हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, स्पेकुलेटर को प्रीमियम देंगे। मान लीजिए 20 रुपए का आपने प्रीमियम दिया, आपने 20 रुपए दिए, स्पेकुलेटर को बोला, उसने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, एक ऑप्शन खरीद लिया। उसमें क्या है कि एक महीने बाद मैं इसको 100 रुपए में खरीदूंगा, चाहे उसकी 200 हो जाए 500 हो जाए प्राइस, मैं इसको 100 रुपए में खरीदूंगा। आपने ऑप्शंस बाय कर लिया। अब मान लीजिए अगले महीने जो प्राइस है वो बढ़ी नहीं, 100 से बिल्कुल 50 हो गई मान लीजिए, तो अब आपके पास ये राइट है कि आप चाहे तो उसको खरीदे या ना खरीदे। अब 50 हो गया तो आप नहीं खरीदेंगे, तो इससे आपका जो नुकसान है वो कम हो गया। भले ही जो 20 रुपए वो प्रीमियम आपका चला गया, लेकिन आपके पैसे के बच गए, है ना। आपका नुकसान हुआ है लेकिन कम नुकसान हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पर अगर अगर आपका फायदा हो जाता है, वो 100 रुपए बढ़ के 200 हो जाता है, 500 हो जाता है, तो आप भविष्य में उसी स्टॉक को 100 रुपए में खरीदेंगे, चाहे वो 1000 रुपए का ही क्यों ना हो जाए, आपको 100 रुपए में ही मिल जाएगा। तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। और नुकसान किसका होगा, स्पेकुलेटर का, जो रिस्क ले रहा होता है। तो ऐसे में जो ये ऑप्शन है आपका रिस्क कम कर देता है। अभी भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा, तो उनको आसान भाषा में समझा देता हूँ।
जैसे कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं और टिकट खरीदते हैं, उसका प्रीमियम देते हैं, पैसे देके टिकट खरीदते हैं ना, सेम इसमें वैसे ही होता है। ऑप्शन में आप एक प्रीमियम देके एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं और आपकी मर्जी होती है कि आप मूवी देखें या ना देखें, वो आपके ऊपर है। वैसे ही सेम इसमें भी होता है ना। आप एक प्रीमियम देते हैं स्पेकुलेटर को, अब आपकी मर्जी है, अगर प्राइस कम हो जाती है तो आप नहीं बेचेंगे, प्राइस बढ़ जाती है तो आप बेच देंगे, है ना। वो आपके ऊपर है ना। आपको बस अपना फायदा देखना है ना। बस इसमें क्या है कि आपका जो नुकसान होगा वो प्रीमियम का होगा, है ना, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये आपको नुकसान से बचा लेता है ऑप्शन। इसलिए मेनली जो हैजर्स होते हैं, जो सेफ्टी अपनी रखते हैं ना, सेफ्टी के साथ चलते हैं, वो ऑप्शंस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और रिस्क कम लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है तो एक प्राइस को तय किया जाता है कि मान लीजिए मुझे टाटा का शेयर 100 रुपए में खरीदना है, तो ये जो 100 रुपए डिसाइड किया गया है दोनों के द्वारा, है ना, दोनों पार्टी के द्वारा, तो ये जो प्राइस है ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस हो गया। इसी को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है कि कौन सी प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है दोनों पार्टीज में। और जैसे कि आप कोई मूवी का टिकट खरीदते हैं, उसमें एक फिक्स प्लेस होता है और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इस टाइम पे मूवी लगाई जाएगी। वैसे इसमें भी होता है, जब आप ऑप्शंस खरीदते हैं तो उसमें भी आपको टाइम दिया जाता है कि 3 महीने, 5 महीने, और कितने प्राइस पे आपको खरीदना है और बेचना है ना, ये सब चीजें आपको दी जाती हैं। तो ये सेम चीजें ही होती है। अब आपको टेबल में ना डिफरेंस बताया गया है कि फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में क्या अंतर होता है। अब देखिए, जो फ्यूचर्स होता है, फ्यूचर्स में जो दोनों पार्टी होती है वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी उनके पास ऑब्लिगेशन होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा होता है, जो सेलर होता है, जो खरीद रहा होता है, दोनों के पास ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। जो भी बायर होता है उसके पास ये राइट होता है, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दे पूरा करने से, तो उसके पास ये ऑब्लिगेशन नहीं होता। फ्यूचर वाले में ऑब्लिगेशन होता है और ऑप्शन वाले में ऑब्लिगेशन नहीं होता। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, यानी फ्यूचर वाला जिम्मेदारी पूरी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन वाले के पास अगर उसका फायदा हो रहा होगा तो वो करेगा, नहीं हो रहा होगा तो नहीं करेगा। तो पहले में राइट की बात की है, तो फ्यूचर में दोनों पार्टी के पास राइट होता है, ऑप्शन में बायर के पास राइट होता है, सेलर के पास राइट नहीं होता। ऑब्लिगेशन में दोनों पार्टी के पास ऑब्लिगेशन होता है फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में सिर्फ सेलर के पास होता है, बायर के पास ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर प्रीमियम की बात करें तो फ्यूचर में आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता, लेकिन ऑप्शंस में आपको प्रीमियम देना पड़ता है। किसको? सेलर को। जो बायर होता है वो सेलर को प्रीमियम पे करता है। अब देखिए, जिसके पास ऑब्लिगेशन होती है उसको मार्जिन पे करना पड़ता है। मार्जिन पे मतलब जो ब्रोकर है उसको पैसे देने पड़ते हैं। ब्रोकर मतलब जो भी ऐप आप चला रहे हैं, चाहे ग्रो ऐप हो गया, जिससे भी आप स्टॉक खरीद रहे हैं, जो भी आपका ब्रोकर है उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। तो वैसे ही जो आप अगर फ्यूचर्स खरीदते हैं तो उसमें आप जहां से भी खरीदे, जिस भी स्टॉक मार्केट से खरीद रहे हैं, तो वहां पे आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। वहीं पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑब्लिगेशन किस पे है? सेलर पर है, तो सेलर को मार्जिन पे करना पड़ेगा, बायर पे नहीं करेगा। बायर ने प्रीमियम दे दिया है, तो जो प्रीमियम का पैसा दिया है, कुछ पैसा सेलर के पास चले जाएगा और उसमें से कुछ हिस्सा ब्रोकर के पास चले जाएगा। लेकिन एक तरीके से जो बायर है उसने वो प्रीमियम दिया है ना, वो उसने ब्रोकर को कुछ नहीं दिया है, वो सिर्फ सेलर को दिया। अब सेलर देगा ब्रोकर को, है ना। तो आपने क्या करा कि एक प्रीमियम खरीदा, प्रीमियम के पैसे दिए सेलर को, अब सेलर उसमें से कुछ हिस्सा ब्रोकर को दे देगा। और फ्यूचर्स में बायर और सेलर दोनों पैसे देते हैं ब्रोकर को। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अगर फ्यूचर में बायर का प्रॉफिट हो रहा है तो जो सेलर है उसका लॉस होगा, और अगर सेलर का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो बायर का लॉस होगा। इसमें ये है, एक का अगर मुनाफा होगा दूसरे का नुकसान होगा। और इसमें अनलिमिटेड गेन किया जा सकता है, यानी अपने 100 रुपए खरीदे, अगर उसके 1000 रुपए हो जाए, 2000 रुपए हो जाए, कितना भी हो सकता है, तो इसमें अनलिमिटेड गेन होता है और उतना ही नुकसान भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती, है ना। अब देखिए, ऑप्शन में क्या होता है कि जो बायर है, जो प्रीमियम पे कर रहा है ना, उसका क्या कितना नुकसान हो सकता है? सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितना कि प्रीमियम उसने भरा है। यानी जो 20 रुपए मतलब उसने प्रीमियम अगर भरा है, तो सिर्फ उसका अगर ने जो स्ट्राइक प्राइस रखा है उससे वैल्यू नीचे चली जाती है, 100 रुपए से अगर वैल्यू 50 हो जाती है, तो वो नहीं खरीदेगा। तो उसका कितना नुकसान हुआ? सिर्फ 20 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन वहीं पर अगर जो सेलर है, जो प्रीमियम ले रहा है, उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर कैसे? जो बायर ने जो स्ट्राइक प्राइस रखी है 100 रुपए, अगर वो 200 हो जाए, 500 हो जाए, फिर वो बायर क्या करेगा? उसको खरीद लेगा। तो उससे किसका नुकसान हो जाएगा? सेलर का नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बायर होता है उसका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। कितना होता है? सिर्फ जितना उसने प्रीमियम भरा है, उससे ज्यादा उसका नुकसान नहीं हो सकता। वो प्रीमियम कितना है, चाहे वो 100 रुपए हो, 50 रुपए हो, 20 रुपए हो, सिर्फ उतना ही उसका नुकसान होगा जितना उसने प्रीमियम भरा है। लेकिन जो सेलर है उसका ज्यादा नुकसान हो सकता है बायर से, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क ले रहा है। यहाँ पे सेलर कौन होता है? स्पेक्यूलेटर, यानी जो रिस्क ले रहा होता है। जो रिस्क लेता है उसका ज्यादा नुकसान होने की संभावना है।
जो बायर है वो तो बच के निकल जाएगा, वो तो उसका बस प्रीमियम जितना नुकसान होगा, लेकिन जो अगर फायदा हो गया बाय चांस, जो सेलर है उसका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि फ्यूचर्स में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बराबर होता है ना, जितना अगर फायदा सेलर का हुआ उतना नुकसान बायर का होगा, बायर का फायदा हुआ जितना उतना नुकसान सेलर का होगा। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, जो ऑप्शंस में जो बायर है उसका नुकसान कम होता है, लेकिन जो सेलर है उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क ले रहा होता है। लेकिन देखिए जो ज्यादा रिस्क लेता है तो उसका फायदा भी ज्यादा हो सकता है। तो जो सेलर होता है उसका एक तो उसको प्रीमियम का पैसा भी मिलेगा, और साथ ही साथ अगर जो वैल्यू है वो नीचे जाती है तो उसको भी प्रॉफिट होगा, तो मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और वो लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जहाँ रिस्क है वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा हो सकता है। अब देखिए रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी अब जो खरीद रहा है, जो बायर या फिर जो सेलर है, उसको पता क्या चलता है कि उसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो देखिए अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो ये मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। जो डेली बेसिस पे जो नंबर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं ना। आज जो स्टॉक 100 रुपए का है, कल 200 रुपए का हो सकता है, परसों 500 रुपए का हो सकता है। ये जो नंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन्हीं की वजह से पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब देखिए कोई फ्यूचर होल्डर है जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा है, अब उसको कैसे रियलाइज होगा कि उसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वो क्या जाएगा, मार्केट में जाएगा और अपोजिट पोजीशन को टेक करेगा। कहने का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, उसने जो फ्यूचर खरीद रखा है, मान लीजिए 1000 रुपए का उसने कोई स्टॉक खरीद रखा है, तो क्या करेगा, सिंपली उसको बेच देगा। तो बेचने से उसको पता चल जाएगा कि उसका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अगर स्टॉक की वैल्यू गिर गई होगी तो उसका लॉस हो जाएगा, और अगर बढ़ गई होगी तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे उसको पता चल जाएगा कि उसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। वहीं पर अगर ऑप्शन की बात करें तो जब वो कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है ना, उस 3 महीने हो सकती है, 5 महीने हो सकती है। तो जो एक्सपायरी डेट होती है, या तो वो एक्सपायरी डेट का वेट कर ले, या उससे वो पहले भी बेच सकता है, क्योंकि जो बायर होता है उसके पास राइट है वो बेचे या ना बेचे। तो वो क्या कर सकता है, पहले एक्सपायरी डेट तक वेट करेगा। अगर एक्सपायरी डेट पूरी हो जाती है फिर उसमें वो देखेगा कि जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, तो वो देखेगा कि प्राइस बढ़ी है कि कम हुई है। कम हुई होगी तो वो नहीं बेचेगा, बढ़ गई होगी तो बेच देगा, है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और देखिए फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में दोनों में ही एक एक्सपायरी डेट होती है, उसमें पहले से एक डेट फिक्स की जाती है कि यहाँ इस डेट तक आपको या तो खरीदना है या तो बेचना है ना, ये डेट फिक्स होती है। लेकिन जो खरीदने वाला है, चाहे वो फ्यूचर होल्डर हो या ऑप्शन होल्डर हो, उसके पास ये राइट होता है या तो वो पहले ही बेच दे, है ना। वो मार्केट को रोज देखेगा प्राइस बढ़ रही है घट रही है, तो वो पहले भी डील कर सकता है, और लेकिन एक्सपायरी डेट तक तो उसको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्शन होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो कॉल का मतलब होता है खरीदना, और पुट का मतलब होता है बेचना, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। कॉल ऑप्शन मतलब किसी भी एसेट को खरीदना, है ना, किसी भी स्टॉक को खरीदना। पुट ऑप्शन मतलब किसी भी स्टॉक को बेचना। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वही सेम चीज इसमें होती है। जो भी ऑप्शन खरीदता है, जो भी बायर होता है, अब उसको वो डिसाइड करता है कि उसको कॉल लेना है पुट लेना है। अब जब वो कॉल कब लेगा, जब उसको लगेगा जो स्टॉक है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। मान लीजिए आज कोई शेयर 100 रुपए का है, उसको लगता है इसकी जो प्राइस है वो बढ़कर 500 होने वाली है, तो वो क्या लेगा, कॉल ऑप्शन ले लेगा। अब उसको लगता है कि इसकी प्राइस घटने वाली है, 100 रुपए से 50 रुपए होने वाली है, तो वो पुट ऑप्शन ले लेगा, है ना। तो जो बायर होता है, जो खरीद रहा है ऑप्शन, वो डिसाइड करता है कि उसको कॉल ऑप्शन लेना है पुट ऑप्शन लेना है, और दोनों के लिए उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। किसको, स्पेक्युलेटर को, यानी जो ऑप्शन बेच रहा है, जो सेलर होता है, उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। अब देखिए जो खरीदने वाला जो बायर है, अब वो जैसे कि मान लीजिए उसको लगता है कि जो 100 रुपए से उसका जो स्टॉक का प्राइस है 500 रुपए जाने वाला है, वो कॉल ऑप्शन ले लेता है। अब वो क्या करेगा, 3 महीने का उसने कॉल ऑप्शन का एक एग्रीमेंट तैयार करा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा कि मान लीजिए उस 3 महीने बाद उसकी प्राइस बढ़ गई, 500 रुपए हो गई, तो उसको वही सेम स्टॉक 100 रुपए में मिल जाएगा, और वो जो स्टॉक उसने लिया है 100 रुपए में, वो 500 रुपए में बेच देगा, उसको 400 रुपए का फायदा हो जाएगा। वहीं पर जो बायर है, अगर उसको लगता है कि जो वैल्यू है 100 रुपए के स्टॉक की वैल्यू 50 रुपए होने वाली है, घटने वाली है, गिरने वाली है, तो क्या ले लेगा, पुट ऑप्शन ले लेगा। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए 3 महीने बाद उसकी जो वैल्यू है 50 रुपए हो गई 100 रुपए से, तो जो बायर है उसके पास ये राइट है कि वो उसने जो स्टॉक खरीदा है ना 100 रुपए का, तो वो भले ही उसकी वैल्यू गिर गई है, 50 रुपए हो गई, लेकिन वो उस शेयर को 100 रुपए में ही बेचेगा, क्योंकि उसने प्रीमियम दे रखा है। किसको, स्पेकुलेटर को, जो सेलर है ना। तो उसको प्रीमियम दे रखा है, तो उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो उसको 100 रुपए में ही बेचेगा, भले ही उसकी वैल्यू कितनी भी कम हो जाए, भले ही जीरो क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो उसको 100 रुपए में ही बेचेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शन है ना, एक तरीके के इंश्योरेंस की तरह काम करता है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पिछली वीडियो में कोरोना का, है ना। कोरोना में क्या करा था, लोगों को पता चल गया था अब स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, तो उन्होंने पुट ऑप्शन खरीद लिया था, और जैसे ही मार्केट गिरा, उन्होंने सेम, जैसे कि सारे स्टॉक की वैल्यू नीचे गिर गई, लेकिन जो जिसने पुट ऑप्शन लिया था उनको महंगे दामों में बेचा, जिससे उनको बहुत ज्यादा
फायदा हो गया और बहुत से जो लोग थे वो करोड़पति बन गए थे। तो ये जो ऑप्शन है ना, एक तरीके से जो ट्रेडर होता है उसके इंश्योरेंस की तरह काम करता है। लेकिन देखिए इसमें भी रिस्क होता है ना, अगर आपने पुट लिया है, बाई चांस प्राइस बढ़ गई तो आपका नुकसान हो जाएगा, प्रीमियम भी गया और प्राइस भी चली गई, है ना। और अगर आपने आपने बाय खरीदा है ना, कॉल खरीदा और प्राइस अगर गिर गई तो भी नुकसान होगा। तो रिस्क तो हर जगह है, लेकिन वही आपको रिस्क लेना आना चाहिए। अब अगला है म्यूचुअल फंड्स। तो ये तो आप अभी सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, है ना। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा उठाते हैं और किसको दे देते हैं, एक प्रोफेशनल को। वो प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट होता है उसके पास एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो होता है, वो उसी हिसाब से इन्वेस्ट करता है और जितना भी फायदा होता है जितने भी इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें बांट देता है। और बदले में उनसे क्या चार्ज करता है, मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है ना। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं जो अपना पैसा देते हैं, साथ ही साथ वो मैनेजमेंट फीस भी देते हैं ताकि उनका फायदा हो सके। और जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, इनको ना रजिस्टर होना जरूरी है सेबी के अंदर। तो ये तो आप सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। मेनली अब आपको जानना है कि इनकी स्कीम्स क्या क्या होती है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, 3 प्रकार की स्कीम होती है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स स्कीम, क्लोज एंडेड और इंटरवल स्कीम। अब देखिए ओपन एंडेड इसलिए होता है कि इसमें जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो जब चाहे अपने पैसे निकाल सकता है, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। अगर आपने आज इन्वेस्ट करा है तो आप आज ही आके आज ही निकाल सकते हैं, है ना। कल निकाल सकते हैं, परसों निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चाहे 1 साल बाद निकाले, 10 साल बाद निकाले, वो आपकी मर्जी, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसे ओपन एंडेड स्कीम कहा जाता है। अब देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें आपको यूनिट्स दी जाती हैं। अगर उन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है ना। तो अगर यूनिट की वैल्यू बढ़ती है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो चुका है, तो आप जब चाहे उसको पैसे को निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर हम क्लोज एंडेड की बात करें तो आप यहाँ पे कभी भी पैसे नहीं निकाल सकते। इसमें एक टाइम लिमिट होती है, 3 साल से लेके 10 साल तक, है ना। मिनिमम 3 साल की होती है, 3 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। 3 साल बाद निकाले, 4 साल बाद निकाले, 5 साल बाद निकाले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। तो ये क्लोज एंडेड स्कीम में आता है। अब देखिए इसके कुछ फायदे भी है और नुकसान भी है। एक तो फायदा ये है कि क्लोज एंडेड में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। अब ओपन एंडेड में आपने आज इन्वेस्ट करा, कल निकाल लिया, परसों निकाल लिया, कितना ही कमा लेंगे। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको बहुत ही हाई रिटर्न मिलता है ना, बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है इसमें। और साथ ही साथ जो वहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्ट बैठा हुआ है उस पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने क्लोज एंडेड में इन्वेस्ट करा है तो वो रिलैक्स हो गया 3 साल तक, है ना, 4 साल तक की उसने एक जगह पैसे लगा दिए, अब वो लगा के भूल गया, अब उसको ज्यादा देखने वेखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओपन एंडेड में ऐसा नहीं होता, अब उस पर प्रेशर रहता है 24 घंटे प्रोफेशनल्स पर, क्योंकि जैसे ही आपने पैसा निकाला, आप कभी भी पैसा निकाल मांग सकते हैं अपना, है ना, वापस मांग सकते हैं। तो उस पर एक तरीके से प्रेशर रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना है, नहीं तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ओपन एंडेड में जो प्रोफेशनल होते हैं उन पे प्रेशर होता है और क्लोज एंडेड में प्रेशर कम होता है। वहीं पर जो तीसरा है इंटरवल स्कीम, ये दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का। अब ओपन एंडेड में आप कभी भी निकाल सकते हैं और क्लोज एंडेड में 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। लेकिन इंटरवल में ऐसा नहीं है। इंटरवल में क्या है, आपको एक फिक्स पीरियड दे दिया जाता है, या तो 3 महीने बाद निकालिए, 6 महीने बाद निकालिए, 10 महीने बाद निकालिए। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आपको दे दिया जाता है कि इस महीने में आप निकाल सकते हैं पैसे। अब इससे भी दो फायदे हैं, एक तो जो प्रोफेशनल्स हैं उन पे जो प्रेशर है वो कम आएगा और साथ ही साथ आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्लोज एंडेड में क्या है, आपको आपके ऊपर है कि आपको कब पैसे निकालने कब नहीं निकालने। लेकिन इंटरवल में क्या होता है, फिक्स पीरियड होता है, या तो आप मंथली निकालिए, 1 साल बाद निकालिए, एक फिक्स पीरियड होता है, तो उसमें आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। तो अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्कीम चाहिए, है ना। पहले में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, दूसरे में 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, 3 से लेकर 10 साल तक की लिमिट होती है। और तीसरे वाले में आप मंथली या तो क्वार्टरली यानी 6 महीने बाद या 1 साल बाद तक पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एक फिक्स पीरियड होता है, उसी पीरियड में आप पैसे निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए अगली स्कीम क्या क्या है। अगली होती है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर। एक होती है इनकम स्कीम, ग्रोथ स्कीम, बैलेंस्ड स्कीम और मनी मार्केट स्कीम। अब देखिए जो इनकम स्कीम है इसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको रोज सैलरी मिलती है ना, हर महीने सैलरी मिलती है, तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उनको रेगुलर बेसिस पे हर महीने पैसे थोड़े थोड़े जमा करने होते हैं। एक फिक्स अमाउंट होती है, जैसे कि 1,000 रुपए उनको हर महीने जमा करने हैं। तो इस स्कीम में आपको रेगुलर बेसिस पे पैसों को जमा करना होगा। फिर म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, आपके पैसों को बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में या फिर ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको एक फिक्स इनकम मिले। अब देखिए इसमें जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा कम होता है और साथ ही साथ जो रिटर्न होता है वो भी बहुत ही ज्यादा कम होता है ना। तो दोनों चीजें होती है, एक तो रिस्क कम होता है और जो रिटर्न होता है वो भी कम होता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा,
जितना लो रिस्क होगा उतना कम रिटर्न होगा। हाँ, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना आपको एफडी में रिटर्न मिलता है ना 7% का 6% का, उससे ज्यादा तो रिटर्न मिल ही जाता है 8-9% तक का। अगली है ग्रोथ स्कीम। अब देखिए इस स्कीम का काम है मेनली आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ाना, आपकी ग्रोथ करना। तो ये मेनली जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं ये आपका पैसा इक्विटी में और शेयर्स में यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका जो पैसा उसकी वैल्यू बढ़ाई जा सके। अब इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है और जो रिटर्न होता है वो भी ज्यादा होता है। अगली होती है बैलेंस्ड स्कीम। इसका काम होता है इनकम स्कीम और ग्रोथ स्कीम के बीच में बैलेंस बनाना, यानी कि इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है और जो आपको रिटर्न भी मिलेगा वो भी मॉडरेट होगा, यानी ज्यादा ना पैसे आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है ना ज्यादा लो रिटर्न मिलने वाला है, एक मीडियम रिटर्न आपको मिलेगा इसमें। और देखिए इसका जो पैसा है वो स्टॉक में और बॉन्ड्स में दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है ना, ताकि थोड़ा सा रिस्क भी लिया जा सके और थोड़ा सेफ्टी से भी खेला जा सके। इसलिए इसका नाम बैलेंस्ड स्कीम है क्योंकि ये इनकम और ग्रोथ दोनों का बीच का सोल्यूशन है। तो इनकम वाले में बिल्कुल रिस्क नहीं होता, ग्रोथ वाले में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और बैलेंस्ड वाले में मीडियम रिस्क होता है। अगला है मनी मार्केट स्कीम। अब इसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है ना। जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं वो इस स्कीम के तहत मेनली बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में या एफडीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता, मेनली 1 साल तक के लिए या फिर उससे कम समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें रिस्क काफी कम होता है, साथ ही साथ जो रिटर्न होता है वो भी कम होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा सेफ होता है और सिक्योर होता है क्योंकि इसका जो पैसा होता है वो एफडीज में लगाया जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया जाता है, ट्रेजरी बिल्स में लगाया जाता है। जो पैसा होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, इसलिए जो रिटर्न मिलता है वो भी काफी कम होता है लेकिन सेफ होता है। अब और भी अदर स्कीम्स होती हैं जैसे कि टैक्स सेविंग स्कीम्स, सेक्टर स्कीम्स और इंडेक्स स्कीम्स। तो पहला आपको नाम से पता चल रहा है ये ऐसी स्कीम होती है जो टैक्स को बचाती है। तो मेनली क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो सैलरी वगैरह नहीं लेते, वो बदले में स्टॉक्स खरीद लेते हैं ना, क्योंकि स्टॉक में टैक्स बच जाता है। अगर वो सैलरी देंगे तो टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन अगर उनको टैक्स बचाना है तो वो स्टॉक खरीद लेते हैं सैलरी के बदले में। तो स्टॉक खरीदने से क्या होता है कि सिर्फ चार्जेस देना पड़ता है, टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है और बेचा है उसमें गवर्नमेंट के पास में चार्जेस कट जाते हैं ना, कुछ चार्जेस कट के चले जाते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन टैक्स नहीं जाता। टैक्स काफी ज्यादा लगता है लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो मेनली ये जो वाली स्कीम होती है म्यूचुअल फंड्स मेनली ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है ताकि टैक्स को बचाया जा सके। लेकिन देखिए इसमें भी ना जो पीरियड होता है वो लंबा होता है, ऐसा नहीं आपने आज खरीदा और आज ही बेच दिया। इसमें कम से कम 3 साल तक के लिए आपको इन्वेस्ट कर रखना होगा, 3 साल 4 साल या 5 साल और मैक्सिमम 10 साल या 15 साल भी, है ना। तो इसमें आप ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट करा और आज ही निकाल लिया। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं जब भी आपका जो टैक्स वो बच पाएगा। लेकिन देखिए इसमें जो आपका पैसा है वो स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा रहा है इसलिए ये हाईली रिस्की होता है और जो रिटर्न है वो आपको हाई मिल सकता है और लो भी मिल सकता है। वो तो अब स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करता है, स्टॉक ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। तो इसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिस्क है तो फिर हाई रिटर्न्स भी हो सकता है और लो रिटर्न्स भी हो सकता है। और इसमें आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो आपको ना वो आर्टिकल पता होना चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 80C है उसके द्वारा आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 80C, है ना, इनकम टैक्स एक्ट 80C। अगला है सेक्टर स्कीम। अब देखिए अलग अलग टाइप के सेक्टर होते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, है ना, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया। तो ऐसे कई सारे सेक्टर होते हैं। अब देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इन्वेस्टर और दूसरा होता है प्रोफेशनल एक्सपर्ट। तो इसमें दोनों का रोल होता है। जो इन्वेस्टर होता है जो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो डिसाइड करेगा किस में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में करे, आईटी में करे, हेल्थ केयर में करे, बैंकिंग में करे, तो वो डिसाइड करेगा इन्वेस्टर्स। लेकिन कौन सा स्टॉक खरीदना है वो कौन डिसाइड करेगा, प्रोफेशनल। आपको बस सेक्टर बता देना कि भाई मुझे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मेरा पैसा इसमें डाल दो तुम। जो कौन कौन से स्टॉक खरीदने हैं वो प्रोफेशनल डिसाइड करेंगे। तो वो आपको एक म्यूचुअल फंड की स्कीम दे देंगे सेक्टर वाली, है ना। आपने सेक्टर बता दिया, फिर प्रोफेशनल डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। अब देखिए इसमें वेरी हाई रिस्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका सारा पैसा है वो किसी एक सेक्टर पे डिपेंड होता है। अगर वो सेक्टर चल गया तो आपका फायदा ही फायदा, और अगर डूब गया तो नुकसान हो सकता है ना। तो ये हाईली रिस्की होता है। अगला होता है इंडेक्स स्कीम। अब आपको पता है कि दोनों का इंडेक्स है ना, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है ना, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो ये दोनों इंडेक्स स्कीम होती है। तो आप जब ये स्कीम लेते हैं तो इसका जो पैसा होता है वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। निफ्टी 50 में दुनिया की जो 50 टॉप मोस्ट कंपनी है उनके स्टॉक्स लिस्ट होते हैं ना, और सेंसेक्स में 30 मोस्ट जो टॉप की कंपनी होती है उनके स्टॉक लिस्टेड होते हैं। तो आपका पैसा सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया जाता है।
तो इसमें जो रिस्क होता है वो काफी मॉडरेट होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि टॉप की कंपनियां इसमें लिस्टेड होती हैं, तो इसलिए जो आपका पैसा है वो सेफ रहता है ना। और इसमें आपको हाई रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। और इसमें ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मूव करता जाएगा, ऊपर बढ़ेगा तो फायदा होगा, नीचे जाएगा तो आपका नुकसान होगा, है ना। तो इसमें आपको ज्यादा कोई मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ इंडेक्स को देखना होता है। इसलिए इसकी स्कीम में ज्यादा मैनेजमेंट फीस भी नहीं देनी होती। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम थी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में जाएंगे, है ना, इन्वेस्ट करने के, तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको ओपन एंडेड लेना है, क्लोज एंडेड लेना है, या इंटरवल लेना है ना। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे। बाई चांस अगर आपने, मान लीजिए आपने ओपन एंडेड डिसाइड करा, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है, इनकम स्कीम, ग्रोथ स्कीम, बैलेंस स्कीम, या मनी मार्केट स्कीम। तो इन चार में से डिसाइड करना पड़ेगा। फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको टैक्स बचाना है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, या इंडेक्स में वो करना है ना, इन्वेस्ट करना है। तो ये तीनों आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स वालों को। फिर वो आपका पैसा उस जगह जगह लगाएंगे, ठीक है। अब अगला है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स। अब हम देखने वाले हैं हाल ही के कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो आया है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ईटीएफ्स, हिंदी में से बोलेंगे विनिमय व्यापार फंड्स। अब देखिए, जैसे कि स्टॉक होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बीएससी हो गया, एनएससी होगा, जैसे स्टॉक लिस्टेड होता है, उसको सब खरीदते और बेचते हैं, वैसे ईटीएफ होता है, एक टाइप का ऐसा फंड होता है जिसको स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन ये कोई स्टॉक नहीं होता। अब देखिए, स्टॉक तो किसी कंपनी का होता है, लेकिन जो ईटीएफ होता है ये कोई स्टॉक नहीं होता, लेकिन स्टॉक की तरह लिस्टेड होता है और इसको खरीदा और बेचा जाता है ना। जो ईटीएफ होता है इसमें एक तरीके का फंड होता है ना, बहुत सारे फंड्स होते हैं, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसको खरीदते हैं और बेचते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको 500 कंपनियों में निवेश करना है ना, 500 जो टॉप कंपनियां, उनमें आपको स्टॉक खरीदने हैं उनके। अब अगर आप एक एक करके खरीदने बैठेंगे, आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे और टाइम भी कंज्यूम होगा। वहीं पर आप ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। अब जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं, उसका कोई नाम होता है, जैसे टाटा मोटर्स का स्टॉक हो गया, रिलायंस का स्टॉक हो गया, वैसे जो ईटीएफ होता है उसका भी नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए S&P 500। अगर देखिए, ये जो नाम है ना, अगर आप इसको खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट 500 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देंगे। जो ये ईटीएफ होता है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये जो 500 है, ये 500 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो आप जितनी पैसे लगाएंगे, ये 500 कंपनियों में इक्वली इन्वेस्ट कर देगा, है ना। तो सेम पोर्शन में इन्वेस्ट कर देता है ये। एग्जाम्पल के लिए आपने S&P 500 खरीदा, है ना, उसमें आपने 500 रुपए लगाए, तो 500 रुपए आपने 500 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिए, यानी एक एक रुपया सब 500 कंपनियों में एक एक रुपया आपका इन्वेस्ट कर देगा। तो इससे आपका जो पैसा है वो भी कम लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और इसमें आपको हाई रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ही बार में, है ना। आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट करा, यानी आपने एक साथ 500 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगी, है ना। अलग अलग सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको हाई रिटर्न भी मिल सकता है। अब जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है ना। जब भी आप बाय और सेल करेंगे, आपको ब्रोकरेज फीस लगेगी। आपका मतलब इसमें लो एक्सपेंशन होगा, आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आप कम पैसों में ही ज्यादा कंपनियों के स्टॉक खरीद सकते हैं एटीएफ के थ्रू। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसे कई सारे एटीएफ होते हैं ना। जैसे S&P 500 है, एक बार में 500 कंपनियों में निवेश करता है। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ होते हैं जिनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहा जाता है। अगर आप इनको बाय और सेल करते हैं तो ये स्टॉक मार्केट की तरह ही होता है। आप जैसे स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं, है ना, बढ़ जाती जब वैल्यू, वैसे आप ईटीएफ खरीदेंगे, जैसी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी आप उसको बेच देंगे, है ना। यही होता है इसमें। अब देखिए, ये होता तो म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड से अलग होता है। इसमें अब आपका कोई प्रोफेशनल नहीं बैठा हुआ जो वो डिसाइड करेगा। इसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना, सब आपको तय करना है। लेकिन इसमें ये है कि आप एक बार में बहुत सारी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं ना। आपको कोई पोर्टफोलियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको पैसे उठाने हैं और एक एटीएफ खरीद लेना है। आपका जो सारा पैसा है वो सेम पोर्शन में अलग अलग कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी अपने अलग अलग कंपनियों के एक बार में शेयर खरीद लेंगे। अगला होता है फंड्स ऑफ फंड्स। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपका फंड्स कलेक्ट किया जाता है और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स आपसे पैसे लेगा, कहीं और इन्वेस्ट करेगा, लेकिन फंड्स ऑफ फंड्स में क्या होता है, आपका फंड्स लिया जाएगा, आपसे पैसे लिए जाएंगे और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे और फिर वो और पैसे कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, है ना। कितना साइकिल घूम रहा है इसमें, है ना। तो फंड्स ऑफ फंड्स में क्या होता है, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड्स स्कीम में लगाया जाता है।
अगर आप एबल नहीं है, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स क्या काम करता है, तो आपको सीधा क्या करना है, फंड्स और फंड्स में इन्वेस्ट करना है। इसमें क्या होगा कि वहां पे कोई प्रोफेशनल बैठा है, उसको पता होगा कौन सी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालेगा। फिर वहां पे कोई और प्रोफेशनल बैठा है, वो कहीं और स्टॉक में पैसे लगाएगा, है ना। तो ऐसे आपको फायदा ही होने वाला है। तो इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा पैसे भी मिलने के चांसेस है, हाई रिटर्न्स आपको मिलेंगे इसमें। लेकिन ये कि इसमें ना आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ सकते हैं, इसमें हाई चार्जेस होते हैं, क्योंकि आप किसी प्रोफेशनल को देने वाले पैसे वो अपनी चार्जेस लेगा और फिर वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, फिर उसको भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो वो फिर हाई चार्जेस लेता है, लेकिन बदले में आपको हाई रिटर्न्स भी देगा। अगला है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, शॉर्ट में इसे बोलते हैं SIP। तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें आप जो पैसे डाल रहे होते हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, है ना। तो आप जो पैसा दे रहे होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे दे रहे होते हैं, इसलिए इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि आपको हर महीने इसमें पैसे देने होते हैं। और ये जो पैसा होता है ये फिक्स होता है ना, जैसे 100 रुपए की आपने SIP करवाई, तो आपको हर महीने 100 रुपए देने पड़ेंगे SIP में, फिर वो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। और इसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपको वीकली लेना है, मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है ना, या फिर पूरा ईयरली लेना है, एनुअली लेना है ना। तो वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको SIP कितने टाइम के लिए चाहिए। तो ये जो SIP है ये उन लोगों के लिए जिनको म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें कि ना करें, कौन से में करें कौन से में ना करें, तो वो SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर वो टेंशन फ्री हो सकते हैं। फिर SIP वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको पैसा कमा के देते हैं। तो जो SIP होती है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है SIP। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ ना करें, तो आप एक छोटी सी SIP ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। वो और आप डिसाइड कर सकते हैं आपको 100 रुपए की लेनी है, 1000 रुपए की लेनी है ना, वो आप डिसाइड करिए। हर महीने आपको उतने पैसे जमा करने होते हैं। अब अगला होता है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये वाला जो प्लान है वो लोग लेते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, वो लोग ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि उनको रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट मिलती रहे, है ना। मान लीजिए उन्होंने 5,000 की SWP करवाई, तो उनको हर महीने 5,000 मिलता रहेगा एज अ पेंशन, है ना। अब अगर कोई बूढ़े लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, अब उनको पेंशन तो मिलनी नहीं है सरकार से, तो वो कहाँ से पेंशन ले सकते हैं? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के सहारे, है ना। जो उन्होंने SIP ली होगी, इन्वेस्ट किया होगा पैसा, उनका जो पैसा जमा है ना कई सालों से, तो वही उनको वापस मिलता रहेगा, है ना, सिस्टमैटिक रूप में, है ना। हर महीने उनको 5,000 मिलते रहेंगे, है ना। जितनी उनकी जरूरत है, जितनी भी उनको चाहिए, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, उनको हर महीने वो विड्रॉल करते रहेंगे उतना पैसा। अब वो उन पर डिसाइड करता है उनको मंथली चाहिए, हर 3 महीने में चाहिए, या फिर हर 6 महीने में चाहिए, है ना। उनको कितना पैसा चाहिए कितने महीनों में, तो वो डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन देखिए SWP में कौन मतलब प्लान ये ले सकता है? जो इन्वेस्ट करता है SIP में। अगर आप SIP लेते हैं और अपना पैसा नहीं निकालते हैं, तो ये पैसा आपके रिटायरमेंट के वक्त काम आएगा। तो आप SWP करा सकते हैं, इससे आपको हर महीने फिर एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती रहेगी, है ना, एक पेंशन के तौर पर मिलती रहेगी। तो इसलिए SIP काफी ज्यादा जरूरी है। जो भी सैलरी वाला जो बंदा है ना, उसको SIP जरूर लेनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पैसे जमा कराने चाहिए, ताकि फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद वो पैसे काम आए। तो SIP पे आपको रेगुलर बेसिस पे पैसे जमा कराने होते हैं, और SWP में आपको रेगुलर बेसिस पे पैसे निकालने होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।